गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन सी इंटर कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त सी अमित कुमार। आई होप कि आपने पीछे की सभी क्लासेस देख लिए बच्चे। अगर नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा, बिकॉज कंसेप्चुअली आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। कंसेप्ट वाइज इस चैप्टर में आज की क्लास के बाद कुछ नहीं बचता बच्चे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स के जिसमें हमें हो सकता है 4 से 5 क्लासेस और लगानी पड़ जाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ओनली कंसेप्ट की रीडिंग कर लेते हैं, अगर क्वेश्चंस को नहीं देखते हैं बच्चे तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आप। बिकॉज एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। मैं आपको यही दिखाने के लिए मैंने इस चैप्टर के बीच में एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आउट ऑफ दिस स्टडी मटेरियल मैंने डील नहीं किया, कोई भी क्वेश्चन आपको सोल्व करके नहीं दिखाया। मेरा पर्पज बेसिकली बच्चे आपको यही दिखाना था कि अगर आप पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी आप देखिए कि एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो टोटली डिफरेंट होता है। वो कंसेप्ट नो डाउट हम यही यूज करेंगे, लेकिन क्वेश्चन की यार जो मतलब एक मैं कहूँ कि क्वेश्चन की के अंदर जो ट्रिक्स हैं, जो मतलब उसके अंदर जो कंसेप्ट हैं कुछ हायर लेवल के होते हैं। तो अगर हम लो लेवल की चीज़ पढ़ के जाते हैं और हमें हाई लेवल की चीज़ देखने को मिल जाती है तो बच्चे थोड़ी डिफिकल्टी आती है। इसलिए हम क्या करेंगे बच्चे, हाई टू हाईएस्ट लेवल हम क्वेश्चंस को डील करेंगे, सो दैट कि आपको एग्जाम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। एक क्वेश्चन आता है बच्चे कई बार मेरे पास कि सीए इंस्टीट्यूट क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। कुछ बच्चों ने मेरे को एक बार मैसेज किया था कि सीए इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता कैसे है। बच्चे कुछ क्वेश्चंस तो ड्राफ्टेड होते हैं उनमें से, जो कि बिल्कुल नए होते हैं, कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चे जो अदर प्रोफेशनल बॉडी जैसे सीएस है, सीडब्ल्यू है, कोस्ट अकाउंटिंग तो वहाँ पे भी पढ़ी जाती है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, वहाँ के भी बीकॉम में कोस्ट अकाउंटिंग के तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चे जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। इवन फॉरेन जो फॉरेन बॉडीज हैं, सीपीए है, मतलब कहीं भी जिस भी प्रोफेशनल कोर्स में कोस्ट अकाउंटिंग अगर सब्जेक्ट है तो नो डाउट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनके क्वेश्चन ये भी चैप्टर होंगे ना। ये तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल थ्योरी है। तो बच्चे वहां से भी कुछ क्वेश्चन उटपुट कर लिए जाते हैं। जैसे सीएमए लंदन के क्वेश्चंस बहुत बार पिक कर लिए जाते हैं, उनको हल्का फुल्का मॉडिफाई कर लिया जाता है। लेकिन कंसेप्ट बच्चे मोस्टली इसी तरह से अलग अलग प्रोफेशनल बॉडीज के क्वेश्चंस उठा के फ्रेम किए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ड्राफ्टेड भी होते हैं। मैं कहूंगा कि 50% क्वेश्चन ड्राफ्टेड होते हैं, 50% आपको क्वेश्चन वो मिल जाएंगे जो पीछे के किसी एग्जाम से कुछ हल्का फुल्का उसमें चेंज करके हमें प्रेजेंट किए गए हैं। जब मैंने बच्चे सीए फाइनल के एग्जाम दिए थे, उसमें जो मुझे कोस्ट अकाउंटिंग का पेपर मिला था, आई थिंक 2014 की बात है, 14 या 13 की बात मुझे क्लियरली आती है। तो बच्चे जो मेरा क्वेश्चन पेपर था उसमें 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने अपने हाथ से किए हुए थे किसी टाइम में। मुझे नहीं पता वो मैंने कहाँ से किए थे, क्योंकि मैं डिफरेंट सोर्सेज से अलग अलग बुक्स पढ़ता था। कई राइटर्स की बुक मेरे पास थी। उस टाइम स्टडी मटेरियल इतना अच्छा नहीं होता था बच्चे। आपका स्टडी मटेरियल मतलब मैं क्या बताऊँ, अगर ये स्टडी मैट हमारे पास होता तो हमारा कुछ और लेवल होता बच्चे। हमारे पास बहुत गंदा सा स्टडी मैट होता था उस टाइम, उसको देखने का भी मन नहीं करता था। कभी आपको फ्री टाइम में अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा कि हमें किस तरह के स्टडी मैट मिले हुए हैं। पूरे चैप्टर में बच्चे 2 या 3 क्वेश्चन होते थे मैक्सिमम। अपने किसी सीनियर या अपने प्रिंसिपल से पूछ के देखना कि पहले इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट किस तरह का आता था। तो बच्चे वो जो 5 क्वेश्चंस थे, मैंने वो क्वेश्चन कभी ना कभी किए हुए थे अपने हाथ से, लेकिन उनकी हल्की फुल्की स्टेटमेंट चेंज की हुई थी। एग्जैक्टली नोट दे आर नॉट द सेम, बट उनमें हल्की फुल्की स्टेटमेंट चेंज के साथ क्वेश्चन वही थे बच्चे, जो इवन नेम भी वही थे जो मैंने कभी ना कभी उन क्वेश्चंस को अपने हाथ से सोल्व करके देखा हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे आ जाते हैं एग्जाम में। तो मेरी कोशिश ये रहेगी बच्चे कि आपको एटलीस्ट मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन करवा दूं, सो दैट कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाए यार जो हमने किया है। एक तो सीए इंस्टीट्यूट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सीए इंस्टीट्यूट हमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से दे देता है बच्चे, आरटीपी दे देता है हमें। पीछे 15 साल के आरटीपीज हैं, आप कर लीजिए, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। सजेस्टेड आंसर्स हैं, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, उसे भी करके जाना चाहिए। एक मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूट आजकल दे रहा है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट भी आपको करने चाहिए, आपको इससे अपनी प्रेपरेशन का पता चलता है। तो बच्चे ये तो सी इंस्टीट्यूट का मटेरियल हो गया। उसके बाद CMA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बच्चे इनके जो कॉस्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो भी बड़े प्यारे होते हैं। मैं आपके साथ डील करूंगा अपने लेबर के भी, कुछ मटेरियल के क्वेश्चंस भी। इवन मैं जो कुछ आपको टेस्ट में क्वेश्चन देता हूँ,
एक दो क्वेश्चन मैं वहाँ से भी कई बार उठा लेता हूँ, क्योंकि वहाँ के क्वेश्चंस बच्चे इंस्टीट्यूट से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, उनका लेवल भी थोड़ा सा टफ होता है, सभी नहीं, नॉट ऑल, बट कुछ क्वेश्चंस वो ऐसे होते हैं वहाँ पे जो जहाँ इंस्टीट्यूट ने आज तक ना तो किसी आरटीपी में ऐसा क्वेश्चन दिया, ना किसी एक्चुअल में किसी पेपर में ऐसा क्वेश्चन दिया, ना ही उसके स्टडी मैट में ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो कुछ कंसेप्ट बढ़िया हैं बच्चे, एडिशनल है, हो सकता है इंस्टीट्यूट इन फ्यूचर उनमें से कोई क्वेश्चन उठा के आपको दे दे। तो सीएमए के भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, और इसके अलावा कुछ अच्छे क्वेश्चंस बच्चे होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स भी शेयर करते रहते हैं, ऑल्दो वो होते यही हैं आरटीपी सजेस्टेड आंसर मॉक टेस्ट। अब मेरे पास बच्चे 9087 के क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं, जो मेरा डाटाबेस है मेरे पास सीए के 9087 तक के क्वेश्चन अवेलेबल है मेरे पास, लेकिन सारे तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ, जो इंपॉर्टेंट हैं, अदरवाइज तो बच्चे एक ही चैप्टर में हमें पूरा साल लग जाएगा। तो चलिए अपनी तैयारी शुरू करते हैं हम, और आज का हम कंसेप्ट डील करते हैं। आज हम कंसेप्चुअली इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बच्चे, एलिमेंट्स ऑफ वेजेस, ये क्या होता है एलिमेंट्स ऑफ वेजेस? एलिमेंट्स ऑफ वेजेस का मतलब बच्चे कि जो वेजेस है उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करते हैं, उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है बच्चे, बिल्कुल थ्योरेटिकल पॉइंट है, एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन आने की कोई मुझे उम्मीद लगती नहीं है, थ्योरेटिकली कोई उम्मीद नहीं लगती है। तो इसमें क्या क्या कहते हैं, अब देखो वेजेस में क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, या तो मॉनेटरी एलिमेंट्स होगा या नॉन मॉनेटरी एलिमेंट्स होगा। अब मॉनेटरी एलिमेंट्स क्या, जिसके लिए आपको पैसा मिलता है, रोकड़ा मिलता है, वो आपका मॉनेटरी एलिमेंट है। नॉन मॉनेटरी क्या, जिसके लिए आपको पैसा नहीं मिलता, ऐसे कैसे सर नॉन मॉनेटरी, फिर क्या हुआ? बच्चे सबसे पहले मुझे ये बताओ मॉनेटरी एलिमेंट क्या है? क्या आपको जो सैलरी मिलती है वो मॉनेटरी है? बिल्कुल है सर, पैसा आता है जेब में। आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है, क्या वो मॉनेटरी है? बिल्कुल है सर, वो भी मॉनेटरी है। उसके बाद बच्चे आपको और क्या मिलता है? उसके बाद आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है आपके पीएफ में, ईएसआई में, ग्रेचुटी में, रिटायरमेंट फंड्स में, क्या वो मॉनेटरी है? बिल्कुल है सर, वो पैसा जा रहा है कहीं ना कहीं कंपनी में से, और एट द एंड वो मिलना हमें ही है, तो वो भी मॉनेटरी है। आपको बोनस मिलता है सर, हाँ जी मॉनेटरी है। आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है सर, हाँ जी मिलता है, वो भी मॉनेटरी है। तो फिर नॉन मॉनेटरी क्या हुआ? नॉन मॉनेटरी हुआ बच्चे आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है। बड़े बड़े कंपनीज होती है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को कहते हैं कि अगर आप या आपके घर में से आपकी फैमिली मेंबर्स में कोई बीमार होता है, तो वो बता देते हैं कि इस हॉस्पिटल से आप इलाज करवाइए, आपका इलाज फ्री है, आपके बच्चे को हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इस तरह की कई फैसिलिटीज दे देते हैं बच्चे। ठीक है, कोई घर रहने के लिए दे दिया, क्वार्टर दे दिया, आपने सुना होगा क्वार्टर मिल जाते हैं कंपनी की तरफ से। तो क्वार्टर बेसिकली क्या होता है, एक फ्लैट होता है, उस फ्लैट में जो एम्प्लॉय होता है उसकी फैमिली को जब तक वो वहां पर जॉब कर रहा है उसे रहने की परमिशन दे दी जाती है। तो बच्चे ये नॉन मॉनेटरीज होते हैं। मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे एक बहुत बड़ी कंपनी है बच्चे, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, आपने नाम भी सुना होगा, लिस्टेड कंपनी है जेएसएल के नाम से। अब उनके बच्चे हिसार में हॉस्पिटल्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, और इवन उनके तो पार्क वार्क भी है यार, बहुत बड़ी कंपनी है, वो पूरा हिसार ही कवर कर रखा है उन्होंने। तो बच्चे जिंदल्स क्या करते हैं, जिंदल्स अपने सभी एम्प्लॉयज को, उनके बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटी फ्री प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर बहुत कंसेशनल रेट लेते हैं। अगर पूरे साल की फीस 1 लाख है तो उनको शायद 10-12 हज़ार रुपये पे करना पड़ता है, और कई केसेस में तो वो बिल्कुल फ्री है। उनको मेडिकल फैसिलिटीज देते हैं बच्चे, वो उनका हॉस्पिटल है जिंदल हॉस्पिटल, हिसार में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर जिंदल के सभी एम्प्लॉयज का इलाज फ्री होता है। थर्ड, अगर ये तो हॉस्पिटल तक तो बंदा कब जाएगा, जब उसको मतलब कोई बड़ी क्रॉनिक प्रॉब्लम हो, या फिर मतलब वो हॉस्पिटलाइजेशन हो, जब हॉस्पिटल जाएगा। अगर मान लो उनको, उनके एम्प्लॉयज को या उनके फैमिली मेंबर्स को कोई छोटी मोटी सर्दी जुकाम भी हो, उसके लिए भी उन्होंने क्लिनिक खोल रखे हैं, और उन क्लिनिक्स पर जाके आप अपना फ्री चेकअप करवा के फ्री में मेडिसिन ले सकते हो, आपको हॉस्पिटल भी जाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है उस कंपनी में काम करने वालों को, हिसार लेवल पे मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या चीज़ है, अब जो ये क्लिनिक में आपको फ्री दवाइयाँ मिल रही है, आपको हॉस्पिटल में फ्री इलाज मिल रहा है, आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रही है, ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स है बच्चे। आपको इसके लिए पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ आपको सेवाएं मिल रही है, इसको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो बच्चे उसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि एलिमेंट ऑफ वेजेस क्या होते हैं। कहते हैं जी मेडिकल फैसिलिटीज हो गया, ये क्या है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज हो गया, ठीक है, आपको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा दी, जैसे सैप सॉफ्टवेयर है, आपने सुना होगा, बल्कि कुछ बच्चों को तो आता भी होगा। मेरी भी इच्छा बच्चे मैं सैप सीख लूँ, लेकिन मेरे एरियाज में कोई सर्विस दे नहीं रहा है यार सैप सिखाने की। ठीक है, तो मैं ऑनलाइन कोई अच्छा ट्यूटर फाइंड आउट कर रहा हूँ कि मुझे कोई सैप की ट्रेनिंग दे दे। तो सैप एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है बच्चे, ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स ERP है एक। तो
अगर मान लो मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ और वो कंपनी कहती है लो हम आपको फ्री में सैप की ट्रेनिंग देते हैं, जिंदल्स में भी सैप यूज़ होता है। मुझे एक बार ऑडिट करने का मौका मिला था, वहाँ पे कोई टैक्स ऑडिट का असाइनमेंट मिला था किसी सीए के अंडर, तो वहाँ पे सैप था बच्चे, और मैं कुछ थोड़ा बहुत सीख भी गया था। तो एक ही असाइनमेंट मिला था यार, ज़्यादा मिले नहीं, कर भी नहीं पाया। एक्चुअली मैं कहीं और जॉब करता था तो वो अलाउ नहीं करते थे इस तरह से। तो वो सैप सीखना बच्चे एक नॉन मॉनिटरी है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मुझे सैप आता है तो नो डाउट मेरे कैरियर की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सैप। तो ये चीज़ होती है बच्चे। तो एजुकेशन है, कोई ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ मिल रही है। उसके बाद आता है रिक्रिएशनल और स्पोर्ट्स एक्टिविटी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है। आई थिंक उनका क्लब भी है, नवीन जिंदल फ्रेंड्स क्लब है, वहाँ पे आप रिक्रिएशनल और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी अवेल कर सकते हो। हाउसिंग एंड सोशल वेलफेयर हो गया, कॉस्ट ऑफ सब्सिडाइज कैंटीन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हाँ, ये भी मैं बताता हूँ। मैं जिंदल में भी एक बार ऑडिट करने गया था बच्चे, तो ड्यूरिंग माई आर्टिकलशिप, हिसार के ही कोई बहुत बड़े सीए हैं, तो उनके अंडर था मैं। तो जिंदल्स में क्या होता है बच्चे कि वहाँ पर एक कैंटीन है और जिंदल के सभी एम्प्लॉयज़ वहाँ पर सब्सिडाइज्ड फूड ले सकते हैं। आई थिंक उस टाइम 20 रुपीज़ वो चार्ज करते थे पर प्लेट का। अब आप सोच के देखो यार, क्या 20 रुपीज़ में पैन इंडिया में कहीं खाना मिल जाता है क्या? वो भी क्वालिटी खाना। इवन 2-3 तरह की चपाती होती थी वहाँ पे, स्वीट डिश होती थी, 2-3 तरह की सब्जियाँ होती थी, सैलेड्स होता था। बहुत हाइजीनिक यार, बहुत हाइजीनिक। क्योंकि हम एज वी आर ऑडिटर, हमने भी वहाँ पे खाना खाया था, बहुत अच्छा था यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो नॉट ओनली फॉर मी, अगर कंपनी का डायरेक्टर है तो वो भी वहीं खाना खा रहा है। कंपनी का कोई मजदूर है, मतलब मजदूर इन द सेंस कोई क्लर्क है, तो वो भी वहाँ खाना खा रहे हैं। मजदूरों के लिए नहीं थी फैसिलिटीज़ वहाँ पे, मजदूरों का कुछ और हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन क्लैरिकल स्टाफ तक, इवन पीएन तक वहाँ पे खाना खा सकता था। तो बहुत अच्छा था यार। तो ये क्या था, ये सब्सिडाइज्ड फूड, ये भी फैसिलिटीज देती है, तो ये भी नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स होते हैं। सच बेनिफिट्स आर जनरली गिवन इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, बहुत बड़ी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है वो। तो ये सब चीजें बच्चे। फिर उसके बाद मॉनेटरी बेनिफिट्स बता रहे हैं कि बेसिक वेज, डीएनएस अलाउंस, ओवर टाइम वेजेस, अदर स्पेशल अलाउंस। तो ये सब कोई मतलब बताने वाली बात नहीं है, आप खुद इन चीज को एक बार पढ़ लेना। तो इसने थोड़ा सा डिफाइन करके बता रखा है डीएनएस अलाउंस क्या है, ओवर टाइम अलाउंस क्या है, प्रोडक्शन बोनस क्या है। प्रोडक्शन बोनस क्या होता है बच्चे, अगर कंपनी का टारगेट कंप्लीट हो जाता है, कंपनी टारगेट रख के चलती है, या फिर टारगेट नहीं भी है तो कंपनी कहती है भी अगर हमारा सपोज 150 MT अगर हमारा प्रोडक्शन होता है तो हम सभी एम्प्लॉयज़ को वन मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा देंगे एज बोनस। तो टारगेट्स होते हैं बच्चे, टारगेट्स के ऊपर आपको प्रोडक्शन बोनस मिल जाता है, या फिर जितना प्रोडक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग आपको बोनस मिलता है बच्चे। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है वहाँ के जो लेबर होती है, इवन नॉट ओनली लेबर, अदर स्टाफ को भी प्रोडक्शन बोनस दिया जाता है। तो बोनस इंसेंटिव पेमेंट मेड टू वर्कर फॉर एफिशिएंसी दैट रिजल्ट इन प्रोडक्शन अबव द स्टैंडर्ड। कोई स्टैंडर्ड फिक्स किया, अगर उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो नो डाउट बच्चे आपको क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। तो ये चीजें थियोरेटिकल है यार, इनके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप खुद भी इनको पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ईजी है ये। उसके बाद आता है जी कंपोनेंट ऑफ वेजेस और वेजेस फॉर कॉस्टिंग पर्पज। अब ये क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ वेज कॉस्ट और वेजेस फॉर कॉस्टिंग पर्पज? वही है यार कि वेज क्या है आपकी। मैंने फर्स्ट क्लास में शायद आपको बता दिया था कि 2 तरह की वेज होती है, एक तो आपकी इन हैंड और एक सीटीसी। इन हैंड क्या होगी बच्चे, जो आपको एम्प्लॉई आपकी पॉकेट में आती है, और एक सीटीसी मैंने बताया था, सीटीसी आपको नो डाउट बहुत अच्छे से पता है यार, जितने भी सीए स्टूडेंट्स हैं इस वर्ड से वाकिफ होते हैं, और मुझे नहीं लगता यार किसी को नहीं पता सीटीसी क्या है। कॉस्ट टू कंपनी क्या है? कॉस्ट टू कंपनी का मतलब अगर कंपनी कोई एम्प्लॉय हायर कर रही है तो उस एम्प्लॉय को हायर करने के लिए कंपनी को क्या कॉस्ट है, उस कंपनी की क्या कॉस्ट है। सपोज भाई मैं कहता हूँ एक एम्प्लॉय, एक सीए हायर किया है कंपनी ने, सीए हायर किया तो बच्चे 6 लाख का तो उसका मिनिमम उसकी सैलरी होती है। तो उस कंपनी कहती है देखो सर हम आपको 6 लाख रुपीज़ पर एनम तो देंगे ही देंगे, प्लस में आपको एक घर दे देंगे, ठीक है, या फिर हाँ घर, चलो घर लगा लो, हम आपको घर दे देंगे। अब वो घर कंपनी अगर दे रही है तो कंपनी उसके लिए 15,000 रुपये पर मंथ, 15,000 पर मंथ रेंट पे कर रही है, तो 1,80,000 कंपनी के लिए तो कॉस्ट है ना। कंपनी उसके पीएफ में डिपॉजिट करवा रही है पैसा 60,000 रुपीज पर एनम, तो ये कंपनी के लिए कॉस्ट है ना। कंपनी उसको एक ड्राइवर भी दे रखा है, उसको 70,000 रुपये साल के देते हो, 70,000 पर ईयर पेमेंट कर रहे हैं, तो कंपनी के लिए कॉस्ट है ना बच्चे। तो ये सब मिला के जो कॉस्ट आती है ना बच्चे, वो होती है कॉस्ट टू कंपनी। लेकिन एक बात बताओ, क्या इन हैंड आपके जो आपको घर दिया, क्या आपके इन हैंड में कुछ आ रहा है?
इन हैंड पे तो नहीं आ रहा, मतलब मॉनिटरी बेनिफिट तो नहीं है ये। तो आप कहोगे मेरे पास तो 6 लाख रुपए सैलरी आ रही है और कुछ नहीं आ रहा, लेकिन कंपनी को तो बच्चे ये सारी कॉस्ट है ना। तो होता क्या है, दो चीजें होती है बच्चे, इन हैंड और सीटीसी। तो जब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज कॉस्ट टू कंपनी, तो कॉस्ट टू कंपनी होती है बच्चे ये वाली कि कंपनी की जेब से क्या जा रहा है। और जब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय, तो अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय एक अलग कंसेप्ट है, कॉस्ट टू कंपनी या कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय एक अलग चीज है। तो उसके लिए आप क्वेश्चन अपने पहले भी किए हैं, आप आगे एक दो और क्वेश्चन करेंगे। तो ये वही चीज बता रहा है इसमें। फटाफट से इलस्ट्रेशन 12 देखिए, बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, छोटा सा इलस्ट्रेशन है, इजी सा इलस्ट्रेशन है। क्या कहता है, ए वर्कर इज पेड ₹10,000 पर मंथ एंड ए डियरनेस अलाउंस ऑफ 2,000 पर मंथ। ठीक है, मतलब उसको क्या क्या पेमेंट कर रहे हैं हम, 10,000 तो सैलरी और 2,000 का डीए पर मंथ के हिसाब से, अच्छी बात है। वर्कर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एट द रेट ऑफ 10%। वर्कर्स कॉन्ट्रीब्यूशन क्या एम्प्लॉयर दे रही है ना, वर्कर की जेब से जा रहा है, कोई बात नहीं। एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट द सेम अमाउंट टू द, मतलब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चे, 10% अमाउंट टू एज द एम्प्लॉयर। द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्रीमियम इज 6.5% ऑफ द वेजेज ऑफ विच 1.75 इज पेड बाय द एम्प्लॉय। इसका मतलब एम्प्लॉयर कितना पे कर रहा है, 6.5 में से 1.75 तो एम्प्लॉय पे कर रहा है, तो बचा हुआ कौन कर रहा है, ये एम्प्लॉयर पे कर रहा है। ठीक है सर, आगे चलिए। इट इज द फर्म्स प्रैक्टिस टू पे 2 मंथ वेजेस एज बोनस। 2 मंथ का वेजेस आपको बोनस मिल रहा है, तो 2 मंथ की वेजेस कितनी है आपकी, 12,000। तो 12,000 इंटू 2 24,000, ये आपका क्या है, बोनस है। उसके बाद चलिए, द नंबर ऑफ वर्किंग डेज 300 ऑफ 8 आवर्स, अच्छी बात। तो 300 इंटू 8, आपके एनुअल आवर्स कितने हैं, 2,400। उसके बाद क्या कहते हैं बच्चे, उसके बाद आपको बोल रहा है ये, उसके बाद कहता है आउट ऑफ दिस वर्कर इज एंटाइटल्ड टू 15 डेज लीव ऑन फुल पे। तो 15 डेज लीव ऑन फुल पे, इसका मतलब क्या हुआ, 15 इंटू 8, इतने वर्किंग आवर्स आपको काम नहीं करना, तो कितना हो गया ये, 15 इंटू 8, ये हो गया सर 120। तो ये हो गया बच्चे 2280, ये आपके इफेक्टिव आवर्स आ गए। ठीक है, वैसे ही जनरली कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, आपकी हैबिट बनाइए आप भी, जो आप लोग जो इतना सारा स्पेस छोड़ रखा होता है ना पेपर के साइड में, उसमें ये हल्की हल्की कैलकुलेशन कर लीजिए, बाद में आसानी रहती है। तो देखिए, अब मेरे को इस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब मेरे को इन सारी इन्फॉर्मेशन से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। क्या कहता है, कहता है जी 10,000 रुपये सैलरी है, 2,000 का डियरनेस अलाउंस है, पीएफ में, ये पीएफ की फिगर थी, 10% कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर भी, एम्प्लॉय भी ईएसआई में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एम्प्लॉयर कर रहा है 1.75, नहीं एम्प्लॉय कर रहा है 1.75 और एम्प्लॉयर कितना कर रहा है, इनका डिफरेंस। और 2 मंथ का इनको बोनस मिलता है, 300 आवर्स पर एनम वर्क करते हैं, 8 आवर्स पर डे, और 15 डेज की इनको छुट्टी मिलती है। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेज रेट पर आवर फॉर कोस्टिंग पर्पज। कोस्टिंग पर्पज समझो बच्चे, कोस्टिंग पर्पज इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि आप एम्प्लॉय की कॉस्ट निकालिए। तो कोस्टिंग पर्पज कैसे निकालेंगे बच्चे, सबसे पहले तो हम एम्प्लॉय की कॉस्ट निकालेंगे। अब कॉस्ट कैसे निकलेगी, देखिए कि हम उन्हें बेसिक वेज कितनी पे कर रहे हैं, बेसिक वेज कितनी पे कर रहे हैं हम उनको बच्चे, 10 + 2 थी 10,000 प्लस में 2,000, और ये पूरे साल की कितनी हो जाएगी, 12 × 12 144। उसके बाद क्या था बच्चे, पीएफ। अब पीएफ क्या ये मैं अपने वाला ले रहा हूं बच्चे, क्या ये पीएफ जो एट द रेट ऑफ 10% है, क्या ये मैं अपना पीएफ ले रहा हूं, नहीं, ये एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया है मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसका 10% कितना होगा बच्चे, 14,400। उसके बाद क्या इन्होंने दिया था हमें, एम्प्लॉयर ने ईएसआई में भी कंट्रीब्यूट किया था। ईएसआई में कितना कंट्रीब्यूट किया बच्चे इन्होंने, ईएसआई में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 6.5 में से 1.75 तो दे दिया एम्प्लॉय ने, तो ईएसआई में कंट्रीब्यूट किया सर 4.75% से, तो 1,44,000 इंटू ये आएगा बच्चे 6840। उसके बाद क्या बोनस मिला, हाँ जी बोनस भी मिला, कितना मिला बोनस, 24,000। कितना हो जाएगा टोटल, 6840 प्लस में 24,000, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिला, टोटल हो गया सर 189,240। ठीक है, और उसके बाद ये क्या कहता है,
इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कितने थे बच्चे? 2280। इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कितने थे? 2280, तो डिवाइड बाई 2280, 83 पर आवर। बताओ, ठीक है बच्चे, बिल्कुल आसान है यार। ये देखो 6840 बोनस 2 मंथ का वेजेस हो गया, और इफेक्टिव वेज रेट कितना आ जाएगा? इस फिगर को इससे डिवाइड कर दो, ₹83 पर आवर। समझ में आया नहीं आया बच्चे? एक बार फिर से देख लो यार, मैं करवा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आने के लायक है ये क्वेश्चन, और होप सो बच्चे इस क्वेश्चन में एक ध्यान दीजिएगा। जब मैंने पीएफ का कंट्रीब्यूशन करवाया है 12% का, सॉरी 10% का, तो मैंने बेसिक और डीए को इंक्लूड किया है। आपको भी बच्चे अगर बेसिक सैलरी के साथ साथ अगर डीए भी दिया हो, डियरनेस अलाउंस भी दिया हो, तो आप उसे इंक्लूड करके ही कंट्रीब्यूशन करेंगे। कई बार क्या होता है, बच्चे सिर्फ 10,000 पर 10% लेके क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको बच्चे दोनों ही लेने हैं, बेसिक प्लस डीए को इंक्लूड करके आप पीएफ का कंट्रीब्यूशन करेंगे। इसी तरह से ईएसआई का भी यही होता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कुछ मुझे बताने वाला नहीं लगा, एक इजी सा क्वेश्चन था, करके देखिएगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है बच्चे हॉलीडे एंड लीव वेजेस। इसका क्या कंसेप्ट है बच्चे? देखिए, कोई भी एम्प्लॉय हो, उसे साल में कुछ ना कुछ हॉलीडेज मिलती हैं। मैंने अभी भी हॉलीडेज का ट्रीटमेंट किया है, आपने देखा भी है। मैंने क्या किया बच्चे, मैंने कहा कि एम्प्लॉय 300 डेज पर ईयर काम कर रहा है और 8 आवर पर डे काम कर रहा है, तो इसका मतलब वो साल में 24 घंटे काम करेगा। लेकिन ये कहते हैं नहीं, हम 15 दिन की उसको छुट्टी देंगे, 15 डेज की छुट्टी दे सकते हैं विद पे, तो 15 × 8 120। तो मैंने कहा बच्चे कि इफेक्टिवली वो 2280 आवर्स काम करेगा पूरे साल में। ये बात मैंने अभी भी आपको बताई। मैंने इसका कंसेप्ट नहीं बताया, इसका कंसेप्ट क्या है बच्चे? देखिए क्या होता है, हॉलीडेज अगर लीव वेजेस की मैं बात करूं आपसे, तो 2 ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो ये वाला जो मैंने अभी आपको करके दिखाया कि इफेक्टिव आवर्स आप निकाल लो, और जो आपके आवर्स हैं, जो टोटल आवर्स हैं, उसमें से माइनस करके आप जो आर्ली रेट है, मैंने आर्ली रेट कैसे निकाला था? मैंने कहा जी टोटल कॉस्ट आ रही है एम्प्लॉय की 189,240 और मेरे इफेक्टिव आवर्स है 2280, तो मैंने इस तरह से रेट निकाल के दिखाया था आपको 83 रुपीज पर आवर का। लेकिन एक अल्टरनेट और भी है बच्चे, इसका एक अल्टरनेट और है, वो कहते हैं जी इस 189,240 को आप डिवाइड करो 2400 से ही, तो आपका रेट कुछ और आएगा, कुछ कम आएगा। और कहते हैं जी जो 120 आवर्स है ना, ये 15 डेज की जो सैलरी है, इसे आप ओवरहेड में ट्रीट करो, फैक्ट्री ओवरहेड की तरह ट्रीट करो। तो बच्चे आपके पास दोनों ही ऑप्शंस हैं। हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस तरह से है। अगर आपके पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ओनली डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का ही क्वेश्चन है, तो बच्चे को ट्रीटमेंट यही होगा जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है। लेकिन सपोज कोई क्वेश्चन मिक्स है, उसमें लेबर भी है ओवरहेड भी है, तो बच्चे उस तरह के क्वेश्चन हम नेक्स्ट चैप्टर, अपना जो ओवरहेड का चैप्टर है, उसमें हम बहुत सारे उस तरह के क्वेश्चन करेंगे। तो आपको कोई डरने की, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर किसी चीज के 2 ट्रीटमेंट है तो बच्चे हम उसे भी करेंगे। आप किसी भी तरह के मन में डाउट मत लेके आइएगा कि उसका क्या होगा सर, उसका तो कोई क्वेश्चन किया ही नहीं। नेक्स्ट चैप्टर में बच्चे आपके पास जो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड है, इसकी सारी शंकाएं, जितने भी आपके डाउट्स है, सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों चैप्टर बच्चे तीनों मिलकर एक चैप्टर है, समझ लीजिए। तो चलिए, हॉलीडे और लीव वेजेस के ऊपर मैं एक छोटा सा और आपको इलस्ट्रेशन करवाता हूँ। बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे अभी हमने किया है। क्या कहता है जी, कैलकुलेट द एम्प्लॉय आवर रेट ऑफ ए वर्कर एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्या क्या डाटा है सर, बताइए। कहता है बेसिक पे है 10,000 रुपीज पर मंथ, मैंने कहा ओके। कहता है डीए है 3,000 पर मंथ, मैंने कहा ओके। फ्रिंज बेनिफिट 1,000 पर मंथ। ये फ्रिंज बेनिफिट क्या होते हैं? फ्रिंज बेनिफिट क्या होते हैं? ये तो मैंने पहली बार वर्ड सुना है। आपने सुना है कभी फ्रिंज बेनिफिट? गलत तो नहीं लिख दिया इसने फ्रिंज बेनिफिट? कभी इसको फ्रिज दिया हो, फ्रिज बेनिफिट हो ये है? तो क्या पता ये एन गलत लगा रखा हो, ठीक है। तो बच्चे फ्रिंज बेनिफिट क्या होते हैं? फ्रिंज बेनिफिट होते हैं बच्चे जैसे कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट आप कह सकते हो इनको, ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट होते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स में अपन इनकम टैक्स की क्लासेस शुरू करेंगे यार, ये फ्रिंज बेनिफिट वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप मान के चलो कि नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो 1,000 पर मंथ आपको फ्रिंज बेनिफिट मिल रहे हैं सर। नंबर ऑफ डेज इन ईयर इज 300, 20 दिन की आपको छुट्टी मिलती है सर। कहता है जी एज्यूम 8 आवर इन ए डे, और क्या कैलकुलेट करना है आपको, एम्प्लॉय आवर रेट। हाँ तो कर दो, कौन सी बड़ी बात है। देखो हम 300 डेज काम करते हैं, 8 आवर्स पर डे, इसका मतलब हम कितना काम करते हैं, 2400 डेज। और उसमें से ये कह रहा है कि 20 दिन
काम नहीं करेगा, तो इसका मतलब 160 घंटे काम नहीं करेगा, तो कितने इफेक्टिव आवर्स कितने आ जाएंगे, 0 4 2 2, बस ये था भाई। आप 300 में से 20 डेज काम नहीं करोगे, इसका मतलब 300 माइनस 20, इसका मतलब आप 280 दिन काम करोगे और 8 आवर्स पर डे करोगे, तो ये भी तो 2240 ही आएगा। बात वही है यार, कैसे घुमा लो, इतना तो आपको पता चली गया है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है सर इनकी पर एनम कॉस्ट निकाल लो। अब पर एनम कॉस्ट कैसे निकालोगे भाई, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1,20,000, इसको आएंगे 36,000 और इसका आ जाएगा 12,000। टोटल कर लो कितना आएगा, टोटल आएगा सर इसका 1,20,000 प्लस में 36,000 प्लस में 12,000, ये आ गया सर 1,68,000। और आपके नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितने हैं 2240, बस 75 रुपीज पर आर आएगा सर। इतना इजी क्वेश्चन आ सकते हैं क्या एग्जाम में? एग्जाम में तो यार कुछ भी आ सकता है, एग्जाम में तो हो सकता है आपका नाम लिखने के आपको 5 मार्क्स दे दे, ठीक है। तो एग्जाम की मत सोचो, कर्म करो बच्चा, कर्म, फल की चिंता मत करो, फल दे देंगे आपको, ठीक है बच्चे। आर्ली रेट आपको 75 रुपीज पर आता है। उसके बाद कहते हैं जी नाइट शिफ्ट अलाउंस। अब ये क्या चीज होती है नाइट शिफ्ट अलाउंस? नाइट शिफ्ट का मतलब बच्चे नाइट में काम करने के पैसे, हाँ तो दिन में भी तो काम करने के पैसे मिलते हैं, तो डे शिफ्ट अलाउंस बोलो उसको। नहीं सर, नाइट शिफ्ट में अगर आप काम करते हो तो बच्चे आपको थोड़ा सा पैसा ज्यादा मिलता है, क्योंकि रात का टाइम किसके लिए होता है बच्चे, सोने के लिए होता है। कोई बंदा अपनी नींद खराब करके काम कर रहा है तो उसको नाइट शिफ्ट अलाउंस बच्चे मिलेगा। मेरे को एक बार जॉब ऑफर आया था बच्चे, एक गुड़गांव की कंपनी थी, कहती है पूरा इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो चुका है यार, मुझे पता ही नहीं था एक्चुअल में। मैंने एचआर से बार बार पूछा सर काम क्या है, काम क्या है, एचआर वाली मैम, सॉरी मैम थी वो भी, तो मैंने उनसे बार बार पूछा मैम काम क्या है, प्रोफाइल क्या है, वो कहते सर बहुत अच्छी प्रोफाइल है, आपको पसंद आएगी। तो मैंने सोचा ओके, मेरे मन में डाउट था कि यार कहीं बाहर भेजने की प्लानिंग ना हो इनकी, क्योंकि मैं बाहर जाने का इच्छुक था नहीं। तो इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू दे दिया, सब कुछ सब काम हो गए, 3 लेवल का इंटरव्यू था, फेस कर लिया, ओके दैट्स फाइन, रिटन टेस्ट था, सब कुछ ओके हो चुका। उसके बाद कहते देखिए सर अब हम आपको प्रोफाइल डिस्क्राइब करते हैं। हाँ जी बताइए, उसके लिए तो मैं बहुत बेताब हूँ सुनने के लिए। कहते हैं हमारी कंपनी बेसिकली क्या करती है, एक होटल कंपनी थी यार, नाम आपको पता ही होगा, ओयो ओयो कंपनी थी वो। तो कहती है सर बेसिकली हम होटल रन करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, और जो आपका हम सिलेक्शन कर रहे हैं वो यूएस बेस्ड होटल के लिए कर रहे हैं, आई थिंक यूएस बेस्ड ही था। तो कहते हैं आपको बेसिकली करना क्या है सर, आपकी रिफंड प्रोफाइल है। रिफंड प्रोफाइल क्या कहता है, आपको जैसे अब जैसे इंडिया में डे है तो यूएस में नाइट होती है, तो कहते हैं जी आपको नाइट में काम करना पड़ेगा। एक तो आपको हमारे ऑफिस में 8 बजे जाना पड़ेगा और सुबह आपकी 6 बजे तक की शिफ्ट होगी 10 आवर्स की, और इन बिटवीन आपको रेस्ट भी मिल सकता है 1 आवर का। आप मतलब डिनर लेट नाइट करना चाहें, बीच में स्नैक्स वगैरह लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बेसिकली आपका क्या होगा, आपको रिफंड प्रोफाइल में काम करना है भाई, आपको रिफंड करवाने जो बुकिंग कैंसिल्स होती हैं, आपको देखना है कि कौन सी बुकिंग जेन्युइन कैंसिल हुई है, और उस मतलब केस टू केस डिपेंड करेगा, आपको डिसीजन लेना है कि किसका रिफंड किया जाए किसका नहीं करना। मैंने यार इसमें सीए की क्या रिक्वायरमेंट है, कोई भी कर सकता है ये तो, मतलब इसमें सीए का कंसेप्ट क्या है? कहता नहीं सर हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम सीएज ही हायर करते हैं इस प्रोफाइल के लिए। तो मुझे तो बच्चे उसमें कुछ दम लगा नहीं, सैलरी ठीक दे रहे थे वो, बट मुझे कुछ दम लगा नहीं, मैंने तो मना कर दिया था। तो वो नाइट बेसिक बात है, मैं तो भूल ही गया, नाइट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा वो नाइट शिफ्ट कह रहे थे, वो कह रहे थे कि सर आपको 8 बजे आना है और सुबह आप 6 बजे तक हमारे पास काम करेंगे, बीच में आपको रेस्ट वगैरह भी मिल जाएगा, प्रॉपर स्नैक्स मिलेंगे, आपको जो भी फैसिलिटी चाहिए मिलेगी, आपको कैब फैसिलिटी मिलेगी, आपके घर से आपको कैब लेके आएगी, आपको छोड़ के आएगी, और छुट्टी वुट्टी का भी मतलब लीव वगैरह का भी सही कर रहे थे। वैसे तो सब कुछ बढ़िया था, ये लॉकडाउन से पहले की बातें हैं, अब तो क्या पता हो ही ना ऐसा कुछ। तो वो कहते हैं सर आप नाइट में काम करेंगे, इसलिए हम आपको जो हमारी मतलब बाकी सीएस को हम देते हैं उससे हम 12% आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो मतलब उनका कुछ प्रोफाइल था कि सीएस को हम इतना पे करते हैं तो उसके 12% आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो वो 12% एक्स्ट्रा किसके लिए पे कर रहे थे बच्चे? वो नाइट शिफ्ट के लिए पे कर रहे थे। एक सीए अपनी नींद खराब कर रहा है रात की, तो उसके लिए वो उसको नाइट शिफ्ट अलाउंस दे रहे थे। तो सभी को मिलता है यार ये, अगर कोई नाइट शिफ्ट में काम करता है तो उसे नाइट शिफ्ट अलाउंस दिया जाता है। आपको भी मिलेगा, आपको अपने एम्प्लॉयर को कह के देखिए कि सर आज से हम नाइट शिफ्ट में भी काम करने के लिए तैयार हैं आपसे। देखना आपका एम्प्लॉयर पहले तो आपको गले लगा लेगा, उसके बाद कहेगा बेटे आज से आपका जो स्टाइफंड 5000 नहीं, आज से आपका स्टाइफंड 7000 है, ऐसा आपको जरूर बोलेगा। एक बार आप बोल के तो देखो यार, हाँ बाद में पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा आपसे, और हर रोज रात को ही रखेगा आपको वहां पे।
तो नाइट शिफ्ट अलाउंस बच्चे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट होती है। अच्छा, इस एक्स्ट्रा पेमेंट का करें क्या? देखो किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए तो होती नहीं, आप जो भी काम रात को करोगे सभी के लिए होती है। तो कहते हैं जी फैक्ट्री ओवरहेड में डाल के इसको खत्म करो। तो कहते हैं जी इसको हम ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ ओवरहेड्स ट्रीट करते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं बच्चे जो ओवरहेड में दोबारा आएंगे, ये भी दोबारा आएगा। फिर कहते हैं जी एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ एम्प्लॉइज, ये एक बार मैं नहीं करवा रहा, ये कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा उसमें करवाऊंगा, अभी आपको थ्योरेटिकली समझ में नहीं आएगा बच्चे। कहाँ गया भाई? अरे बाप रे। उसके बाद आ गया बच्चे एफिशिएंसी रेटिंग प्रोसीजर्स। अब ये क्या चीज है एफिशिएंसी? सबसे पहले तो बात आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मैं अगर बात करूं, एफिशिएंसी का मतलब होता है बच्चे, अगर आप किसी काम को लेस टाइम में कर रहे हो तो आप एफिशिएंट हो। कैसे भाई? मुझे बोला गया कि आप इस माउस को असेंबल कीजिए, मुझे इसके पार्ट्स दे दिए गए, ठीक है, और मुझे बोला गया कि आपको ये माउस 15 मिनट्स में असेंबल करके देना है हमें। मतलब आप एक माउस असेंबल करने के लिए 15 मिनट्स लेंगे मैक्सिमम, मतलब 1 घंटे में आप 4 माउस को असेंबल करके देंगे, और पूरे दिन 8 आवर की शिफ्ट में आप 32 माउस हमें देंगे। 8 आवर्स इंटू 4 माउस, तो ये आपको 32 माउस एक दिन में मुझे असेंबल करके देने हैं। और इसके लिए आपको सैलरी मिलेगी सर, कितनी मिलेगी? कितनी भी दे दो यार, सैलरी का क्या इशू है, 1 लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ कितनी भी दे दो। तो 32 माउस आपको एक दिन में असेंबल करने हैं बच्चे, ये है स्टैंडर्ड आपका। अब मैं जाता हूं, मैं जाके कर देता हूं बच्चे 40 माउस असेंबल। मैंने बच्चे क्या किया, मैंने 40 माउस असेंबल कर दिए एक दिन में। तो बच्चे मैं बताओ एफिशिएंट हूं या नहीं हूं? मैं एफिशिएंट हूं। मैं क्यों एफिशिएंट हूं? क्योंकि मैं जितना मुझे टाइम अलाउ किया गया, मैं उससे कम टाइम में आपका काम करके दे रहा हूं। कम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जहां 32 माउस असेंबल करने थे बच्चे, मैंने वो आपको 40 माउस असेंबल करके दिए हैं। तो इसका मतलब मैं एफिशिएंट हूं। फिर एक पर्सन और आता है, वो बच्चे 50 माउस असेंबल कर देता है, तो बच्चे ये मुझसे भी ज्यादा एफिशिएंट है। एक और बंदा आता है बच्चे, वो 30 माउस ही असेंबल कर पाता है, तो बच्चे ये एफिशिएंट लेस है, लेस एफिशिएंट है, मतलब लेस देन स्टैंडर्ड एफिशिएंसी है इसकी। तो बच्चे इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज एज गुड एज क्वालिटी, इज एज गुड एज स्किल। अगर आप स्किल्ड हैं तो आप ज्यादा काम करेंगे लेस टाइम में, और आप अनस्किल्ड हैं तो आप ज्यादा टाइम लेंगे किसी भी काम को करने में। भाई आप बच्चे सबसे फर्स्ट डे जब ऑफिस गए थे, फर्स्ट डे आपने जब रिटर्न फाइल की थी इनकम टैक्स की, आपने कितना टाइम लगाया था? अपने दिल से पूछना भाई। जब आपने पहली बार आईटीआर, इवन आपने आईटीआर 1 या सहज सुगम जो भी आपने फाइल किया, आपने उसमें कितना टाइम लगाया? आपने हर एक मिनट में बार बार अपने सीनियर से पूछा, भैया लास्ट नेम में क्या भरूं, भैया फर्स्ट नेम में क्या फाइल करूं, भैया ये एड्रेस में डोर, ब्लॉक नंबर, गली, मोहल्ला ये दिया हुआ है, इनमें क्या क्या फाइल करूं? आपने इस तरह की बातें पूछी थी ना। फिर आप वो सेक्शन पे आकर अटक गए, भैया ये कौन से सेक्शन में जाएगी ये रिटर्न? ऐसी बातें आती थी या नहीं आती थी? आती थी बच्चे, मुझे पता है। अरे हम भी ऑफिस में गए हैं, 3 and 5 ईयर्स हमने भी लगाए हैं, हमारे ऊपर भी ये बीतती है, आपको ये लगनी हो सबके साथ ये बीतती है। तो बच्चे वो डोर ब्लॉक वगैरह बनने में आपको बड़ा टाइम लगा था फर्स्ट रिटर्न में। लेकिन एक बात बताइए मुझे, क्या आपको आज उतना टाइम लगता है? नहीं। आप आज क्या करते हो, ला रहे लैपटॉप, ला रिटर्न फाइल करनी है, और आप विद इन 4 क्लिक्स आप रिटर्न फाइल करके दे देते हो। तो बच्चे आज क्या है, आज आपकी एफिशिएंसी बढ़ चुकी है। तो एक जो नया एम्प्लॉई है वो कम काम करेगा, और एक जो स्किल्ड एम्प्लॉई है, आप स्किल्ड हो चुके हो, तो आप क्या करोगे बच्चे? आप ज्यादा काम करोगे। इवन जो आपके सीनियर्स हैं, जो सीए फाइनल में हैं, इवन जिनकी सीए फाइनल भी क्लियर होने वाली है, वो देखना बच्चे, उनका एफिशिएंसी लेवल कुछ और ही होता है। वो आईटीआर 5, आईटीआर 4 ऐसे फाइल कर देंगे जैसे आप आईटीआर 1 फाइल कर रहे हो। तो बच्चे वो एफिशिएंसी लेवल है उनका। तो बस यही एफिशिएंसी और कुछ नहीं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे एफिशिएंसी? एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे? 2 चीज होती है, एक तो आपको टाइम कितना दिया गया, और दूसरा आपने टाइम कितना लिया। सिंपल सी बात है, उसी से तो एफिशिएंसी निकल के आएगी। भाई मैं कहता हूं कि देखो भाई, आपको किसी काम के लिए 4 आवर्स दिए गए हैं, ठीक है, और आपने, ये है अलाउड, आपको 4 आवर्स किसी काम के लिए अलाउ किए गए हैं, और आपने 3 आवर्स में वो काम करके कंप्लीट करके दे दिया, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी है? सिंपल सी बात बच्चे, आपको दिया कितना? 4 आवर्स, और आपने किया कितने में? 3 आवर्स में, इंटू 100। तो मतलब 4/3 इंटू 100, इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी बच्चे 130.33। इसका मतलब एक जो
बंदा जो 100% एफिशिएंट होना चाहिए था, आप उससे 33.33% एक्स्ट्रा एफिशिएंट हो, आप उससे इतना कम टाइम ले रहे हो। बच्चे यही एफिशिएंसी है और कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है। तो कहता है जी इट इज़ द टाइम टेकन बाय ए वर्कर ऑन ए जॉब इक्वल टू और लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम, देन ही इज रेटेड एफिशिएंट। अगर वो पर्सन जितना टाइम उसे दिया गया है उतने टाइम में अगर कोई काम करके आपको दे देता है, तो बच्चे वो कौन होता है, वो एम्प्लॉय है आपका एफिशिएंट एम्प्लॉय। तो इसका फॉर्मूला क्या है बच्चे, टाइम अलाउड एज पर स्टैंडर्ड और टाइम टेकन इनटू 100। बहुत आसान है, हमने रोमन प्लान में भी देखा था, लेकिन रोमन प्लान में मैंने इसका उल्टा बताया था, क्योंकि वहां पे इंटू 100 नहीं होता था, वहां पे कुछ और कहानी थी। तो सबसे पहले कहता है जी आपको सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फिक्स करने पड़ते हैं। आप स्टैंडर्ड अगर गलत फिक्स कर देंगे तो आपका मतलब सारा जो प्रोसेस है ये एफिशिएंसी निकालने का ये गलत हो जाएगा। तो आप स्टैंडर्ड ध्यान से फिक्स कीजिए। आप ना तो बहुत हाई फिक्स कीजिए। आप +2 में भी पढ़ते थे कि टारगेट्स कैसे होने चाहिए। भाई टारगेट्स ऐसे होने चाहिए बच्चे कि अगर हम छत को छूना चाहें तो हम इस तरह से या फिर एक हल्का सा जंप लेके उस छत को छू सकें। अगर आपको कहे कि आप जमीन पे खड़े होकर सेकंड बिल्डिंग के सेकंड माले के हाथ लगा दो तो लगा दोगे क्या? सेकंड फ्लोर को तो नहीं टच कर सकते ना। तो कहते हैं जी स्टैंडर्ड ऐसे होने चाहिए जो अचीवेबल हो। ऐसे स्टैंडर्ड कभी भी अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड आप कभी भी फिक्स मत करना, अदरवाइज क्या होगा बच्चे, रिजल्ट उल्टे सीधे ही आएंगे। आप एक एम्प्लॉय को कहते हो सर ये माउस 15 मिनट में असेंबल करना है, बात समझ में आती है, 15 मिनट में हो जाएगा असेंबल। आप कहते हो सर आपको उसको 2 मिनट में असेंबल करना है, कौन कर देगा यार? शक्तिमान थोड़ी ना है या रजनीकांत की वो थोड़ी ना है, रजनीकांत के बच्चे थोड़ी ना हो, तो नहीं हो पाएगा। तो स्टैंडर्ड हमेशा बच्चे ऐसे होने चाहिए जो अचीवेबल हो। अगर स्टैंडर्ड अचीवेबल है, नो डाउट आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। उसके बाद कहते हैं जी मेजर ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब आपने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक करने की, तो क्या एफिशिएंसी आ सकती है? कहां से आएगी यार? स्टैंडर्ड आप सेट करोगे, उसके बाद एक्चुअल से कंपेयर करोगे, तभी तो एफिशिएंसी निकल के आएगी ना। उसके बाद आता है जी कंप्यूटेशन ऑफ एफिशिएंसी रेटिंग। तो और लास्ट में आप क्या करते हो, एफिशिएंसी को कंप्यूट करते हो। सब थ्योरेटिकल बातें हैं। फिर कहते हैं जी नीड क्या है एफिशिएंसी की। भाई नीड क्यों नहीं है? आप किसी एम्प्लॉय को आप किस तरह से रेट करोगे? आपके पास 100 एम्प्लॉयज हैं, क्या आप सबको एक ही तरह से ट्रीट करोगे? उनमें ऐसे एम्प्लॉयज भी है जो किसी काम को करके खुशी नहीं है, वो किसी काम को करने में डबल टाइम ले रहे हैं, और उनमें ऐसे एम्प्लॉयज भी आपको मिल जाएंगे जो एक काम करने में आधा टाइम ले रहे हैं। तो यार आपको एफिशिएंसी रेटिंग से चेक करना होगा कौन से एम्प्लॉय अच्छे हैं, किस एम्प्लॉय को रिटेन करना चाहिए, किस एम्प्लॉय को ज्यादा पे करके मोटिवेट करना चाहिए, और किस एम्प्लॉय को जो कम काम कर रहे हैं उनको मतलब उनको एक मोटिवेशन देना चाहिए कि देखो इनको ज्यादा पेमेंट मिल रही है बाकी एम्प्लॉयज को, तो आप भी ज्यादा काम करो, आपको भी ज्यादा पेमेंट मिलेगी। तो एक मोटिवेशन होता है। एक पेनलाइज करने के लिए, जो काम नहीं करना चाहते उनको पेनलाइज करने के लिए हमें एफिशिएंसी रेटिंग की जरूरत पड़ती है। ये भी एक बहुत ही बेसिक सा थ्योरेटिकल पॉइंट है बच्चे। तो इसने बताया जैसे कि बजटेड प्रोडक्शन कितना था, प्रोडक्ट ए का 3480 और प्रोडक्ट बी का 4000, और कहते हैं जी स्टैंडर्ड आवर्स हमने अलाउ किए 5 आवर्स और 4 आवर्स। ठीक है, तो कहते हैं जी फर्दर वर्क आउट दैट द एफिशिएंसी रेटिंग एफिशिएंसी रेशियो फॉर प्रोडक्टिव आवर वर्क बाय द डायरेक्ट वर्कर इन एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोडक्शन इज 80%, देन द एग्जैक्ट स्टैंडर्ड एम्प्लॉय आवर्स रिक्वायरमेंट कैन बी वर्कड आउट। कहता है कितनी हमें एग्जैक्ट लेबर फोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेबर फोर्स की निकालने के लिए इन्होंने कहा जी देखो प्रोडक्ट ए के लिए 3480 हमें प्रोडक्ट चाहिए, और एक प्रोडक्ट को बनाने में 5 आवर्स लगते हैं, तो मैं इंटू 5 कर दूं, भाई इतने घंटे चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, जो एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी है वो 80% है बच्चे, तो मैं इसको डिवाइड बाय 80% कर दूंगा, तो मेरा ये क्या आ जाएगा? ये तो चीजें तो बहुत आसान होती है। 3480 इंटू 5 डिवाइड बाई 80%। इसका मतलब मुझे 21750 इतने आवर्स लगेंगे बच्चे। अगर मैं नॉर्मली बात करता, अगर ये एम्प्लॉइज एफिशिएंट होते तो मुझे लगते बच्चे 17,400, इन्होंने दिया भी हुआ यहाँ पे 17,400। अगर ये एम्प्लॉइज एफिशिएंट होते तो मुझे सिर्फ इतने ही आवर्स लगते। क्योंकि ये एफिशिएंट नहीं है इसलिए मुझे बच्चे इतने आवर्स इनके ऊपर लगाने पड़ेंगे इतने प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसी तरह से प्रोडक्ट बी पे आ जाओ, 4000 प्रोडक्ट बनाने हैं, 4 घंटे एक प्रोडक्ट पे लगने हैं। तो वैसे तो 16,000 घंटे लगने थे, लेकिन क्योंकि एम्प्लॉय हमारे कम एफिशिएंट है तो क्या होगा बच्चे 16,000 डिवाइड बाई 80%, तो इसका मतलब हमें 20,000 घंटे यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। टोटल कितना हो जाएगा 41750। मतलब हमें 41750 आवर्स लगाने पड़ेंगे किसके लिए?
दिस मच प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के इतने प्रोडक्शन के लिए हमें 41750 आवर्स लगाने पड़ेंगे। अगर एम्प्लॉइज हमारे एफिशिएंट होते तो शायद हमें 33,400 ही आवर्स लगाने पड़ते। ये चीज है बच्चे। तो ये सब वही बातें इन्होंने बता रखी है कहानियों में, देख लेना। उसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बच्चे, लेबर टर्नओवर। अब ये लेबर टर्नओवर का कंसेप्ट क्या है, इसको अपन अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज बच्चों एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब है कि हमारे एम्प्लॉइज हमारी फैक्ट्री छोड़कर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, रीजन फाइंड आउट करेंगे हम। अगर हमारे एम्प्लॉइज फ्रीक्वेंटली बच्चे अगर चेंज हो रहे हैं तो इसका हमारे प्रोडक्शन पे और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत इसका इफेक्ट आता है। रीजन बीइंग, हमारे जो स्किल्ड वर्कर हैं अगर वो चले जाते हैं तो बच्चे उतना स्किल्ड वर्कर, पहली बात तो रिक्रूट करना बड़ा मुश्किल होता है, दूसरी बात चलो हम रिक्रूट कर लें तो कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट भी होती है। आप अगर किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहे हैं तो उसकी भी कॉस्ट है, उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी आपको, आप समझ रहे हैं। तो होता क्या है, अगर कोई एम्प्लॉय, वर्किंग एम्प्लॉय हमारा छोड़कर जाता है तो कंपनी को नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करने में कॉस्ट होती है, उसको ट्रेन करने में कॉस्ट होती है, प्लस में वो इतना एफिशिएंट नहीं होता बच्चे जितना कि एक पुराना एम्प्लॉय जो पहले काम कर रहा होता है उतना एफिशिएंट होता है। आप अपनी कंपनी में देखना यार, कुछ जो सीनियर चार्टर्ड है अगर वो छोड़ के जाने की बात करते हैं तो एम्प्लॉयर उनको बड़ा लालच देते हैं, कहते हैं यार आपकी सैलरी हाइक कर देते हैं, आपको 20% का हाइक दे देते हैं, ठीक है, आप उनको कोई गाड़ी वगैरह गिफ्ट में कर दी। तो इस तरह के उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ताकि वो कंपनी को ना छोड़ें। रीजन क्या होता है इनको देने का, फर्स्ट थिंग, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे वो लेबर ही क्यों ना हो, अगर कोई लेबर किसी कंपनी में काम कर रही है तो उसे उस काम का अच्छे से पता होता है कि ये काम कैसे होता है, वो गलतियां नहीं करता। दूसरा, अगर आप नया एम्प्लॉय हायर करेंगे तो उसकी भी कॉस्ट होती है, उसको ट्रेन करना पड़ेगा और उतना उस लेवल की एफिशिएंसी आने में उस एम्प्लॉय को, नए वाले एम्प्लॉय को टाइम लगेगा। तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर बच्चे इसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि लेबर टर्नओवर मिनिमम हो। जो बड़ी कंपनीज है बच्चे, टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस आपने सुना होगा, इन्फोसिस है बच्चे, इन कंपनीज की लेबर टर्नओवर बहुत कम होती है। रीजन बीइंग, ये आज इतनी बड़ी कंपनीज क्यों है, क्योंकि ये अपने एम्प्लॉयज को बच्चे बहुत सेटिस्फाई रखती है। ये इनकी जो एम्प्लॉयज है वही इनकी एसेट्स हैं, क्योंकि ये कोई प्रोडक्शन तो कर नहीं रहे, ये कोई गुड्स तो बना नहीं रहे, कोई प्लांट एंड मशीनरी तो है नहीं बच्चे, ये एम्प्लॉयज ही उनकी प्लांट एंड मशीनरी है, ये एम्प्लॉयज ही उनकी सबसे बड़ी एसेट है। तो क्या होता है बच्चे, ये चाहते हैं कि इनके जो एम्प्लॉयज हैं वो इन्हें छोड़कर ना जाएं। मेरा खुद का ब्रदर है, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो जिस कंपनी में काम करता है बच्चे, वो काफ़ी एक अच्छा है बच्चा, मुझसे 2 साल छोटा भी है, लेकिन एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है। तो वो जिस कंपनी में काम करता है बच्चे, अगर वो छोड़ने की बात करता है तो उसको बड़े अच्छे हाइक मिल जाते हैं, बड़े अच्छे इंसेंटिव मिल जाते हैं। तो रीज़न क्या है बच्चे, ये एम्प्लॉयज ही हमारी सबसे बड़ी एसेट होती है। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में है तो बच्चे ये एम्प्लॉयज ही है जिनके कारण प्रॉफिट में है, और खासकर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो स्किल्ड वर्कफोर्स हमारी सबसे बड़ी एसेट होती है बच्चे। अगर हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स है तो स्किल्ड वर्कफोर्स से बड़ी कोई एसेट नहीं है। हमारी पूरी की पूरी प्रॉफिटेबिलिटी स्किल्ड वर्कफोर्स पे ही डिपेंड करती है। एक कंपनी है बच्चे, मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि मोटिवेशन कैसे किया जाता है, कि अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाना चाहता है या फिर एम्प्लॉयज के मन में ही ना आए कि वो छोड़ के जाएं, तो बच्चे एक जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हिसार में एक कंपनी है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी है। तो इसके जो ओनर थे, जो इसके मतलब सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, आई थिंक फाउंडर भी वही हैं, मिस्टर ओम प्रकाश जिंदल, ओपी जिंदल। वो क्या करते थे बच्चे, वो एम्प्लॉयज के साथ में बैठ के उनके साथ उनका खाना खा लेते थे, ठीक है। अगर वो क्या करते थे, जमीन पे बैठ जाते थे अपने लेबर क्लास के साथ, वो बच्चे जमीन के ऊपर बैठ के उनके साथ उनका खाना शेयर कर लेते थे। उनके साथ बैठ के उनको कह देते थे, ला भी बीड़ी पिला, सिगरेट पिला, मतलब एम्प्लॉयज हैं वो लेबर क्लास है, वो सिगरेट तो नहीं पीते, उनको कह देते थे कि ला बीड़ी पिला, मतलब ऑनलाइन बोलना नहीं चाहिए इस तरह का, लेकिन वो इस तरह की, वो एक मोटिवेशन था यार। ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई पॉलिटिक्स खेल रहे थे ना, वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे थे कि देखो यार मैं तुम्हारे बीच का आदमी हूँ, ठीक है, तो आप, ये कंपनी आप लोगों की है, आप इसे छोड़ के मत जाइए। तो नॉट ओनली मिस्टर ओपी जिंदल, उनके जो बच्चे हैं, उनके 4 बच्चे हैं, वो कंपनी चला रहे हैं,
ऑल आर गुड। वो सभी इस तरह की मोटिवेशन अपने एम्प्लॉयज़ में रखते हैं। नो डाउट सैलरी भी अच्छी मिलती है, इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, फैसिलिटीज़ भी मिलती है, उसके साथ साथ उनके एम्प्लॉयज़ को इस तरह से फील करवाया जाता है कि ये कंपनी आपकी है, ये कंपनी आप चला रहे हो, हम तो सिर्फ इसकी देख रेख कर रहे हैं, इस तरह की फीलिंग आती है। तो जो जिंदल्स के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें लेबर टर्नओवर बच्चे बहुत कम है, बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये वो कंपनी बड़ी ग्रोथ कर रही है। तो ग्रोथ क्यों कर रही है बच्चे? क्योंकि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय टर्नओवर कम है। तो यही है आज का ये इस पॉइंट का हमारा कंसेप्ट कि एम्प्लॉय टर्नओवर क्या है। तो एम्प्लॉय टर्नओवर और लेबर टर्नओवर इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज फोर्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड मेजर्ड अगेंस्ट ए सुटेबल इंडेक्स। तो ये होता है बच्चे क्या? एम्प्लॉय टर्नओवर। तो इसमें तीन चीजें होती है बच्चे। एक तो होता है रिप्लेसमेंट मेथड, चेक करने के लिए। रिप्लेसमेंट मेथड मतलब कि हमने कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर, हमने कितने एम्प्लॉयज को रिप्लेस कर दिया है, उसको बोलेंगे रिप्लेसमेंट मेथड। बहुत आसान है। तो ये कहते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द पीरियड ऑन रोल इनटू 100। ये क्या आ जाएगा? रिप्लेसमेंट मेथड से हमारी एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो आ जाएगी। फिर आता है जी, अच्छा इसमें एक चीज और है, न्यू एम्प्लॉयज अपॉइंटेड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। एक छोटा सा एग्जांपल दो बच्चे। हमारे पास कंपनी में 10,000 एम्प्लॉयज थे, 2,000 एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द ईयर छोड़ के चले गए और हमने 3,000 एम्प्लॉयज अपॉइंट किए हैं नए। हैं 2 छोड़ के गए, 3 क्यों? एक नई मशीन लगाई थी बच्चे, उसके लिए भी हमें 1,000 एम्प्लॉयज चाहिए थे। तो बच्चे ये जो 1,000 आपने प्लस किए ना, ये तो अपने एक्सपेंशन प्लान के लिए किए। अगर आप एक्सपेंशन प्लान के लिए एम्प्लॉय रिक्रूट कर रहे हो तो बच्चे वो आपकी रिप्लेसमेंट में नहीं आएगा। कहता है जी रिप्लेसमेंट में तो उतना आएगा, इन 2,000 की जगह आपने 2,000 ही रिक्रूट किए, इसका मतलब। तो अगर आप रिप्लेस कर रहे हो एम्प्लॉयज को, नए एम्प्लॉयज अपॉइंट कर रहे हो, उनमें वो नहीं होने चाहिए जो कि आप किसी एक्सपेंशन प्लान के अकॉर्डिंग अपॉइंट कर रहे हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे। हमारे 2,000 एम्प्लॉयज हमें छोड़कर चले गए, हमने 2,500 एम्प्लॉयज अपॉइंट किए, कोई एक्सपेंशन प्लान नहीं है बच्चे। तो एक्सपेंशन प्लान नहीं है तो 500 एम्प्लॉयज क्यों एक्स्ट्रा अपॉइंट किए? सर ये स्किल्ड एम्प्लॉयज थे, ये सारे के सारे बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज थे, और ये है सेमी स्किल्ड, मतलब इनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है। ये सेमी स्किल्ड है। तो इसका मतलब बच्चे जो ये काम 2,000 बंदे कर रहे थे, अब ये काम 2,500 कर रहे थे। तो रिप्लेसमेंट में मैं पूरे के पूरे 2,500 लूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये तो 2,000 की जगह मैंने 2,000 ही लिए ना, कोई एक्सपेंशन नहीं कर रहा बच्चे। जितना प्रोडक्शन पहले था उतना ही करना है मुझे। तो लेकिन उसके लिए मुझे ज्यादा वर्कफोर्स चाहिएगी। क्यों चाहिएगी? पहले वाले स्किल्ड थे, अब वाले सेमी स्किल्ड है। तो ये दो अलग अलग पॉइंट है बच्चे। अगर मैं 2,000 की जगह 2,000 एम्प्लॉयज ही अपॉइंट कर रहा हूँ, प्लस मैं 1,000 कर रहा हूँ एक्सपेंशन के लिए, तो मैं लूंगा 2,000। लेकिन मैं 2,000 की जगह 2,500 ले रहा हूँ, कोई एक्सपेंशन नहीं है, तो बच्चे मेरी रिप्लेसमेंट कितनी है? 2,500 की। उसके बाद आता है जी सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब हमें छोड़ के कितने गए हैं? तो ये बिल्कुल सिंपल है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइड बाय टोटल एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन रोल। फिर आता है फ्लक्स। फ्लक्स कहता है जी दोनों को ले लो। कैसे? कहता है जी बोथ द नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट एज वेल एज द नंबर ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग द ईयर टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉयज टर्नओवर अंडर दिस मेथड इज कैलकुलेटेड एज अंडर। कैसे जी? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड, छोड़कर कितने चले गए, प्लस में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर, दोनों को लो। और कहते हैं जी एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड ऑन रोल। ये है बच्चे। तो बहुत आसान है यार, थ्योरेटिकल पॉइंट है। क्वेश्चन आएगा तो प्रैक्टिकल आएगा, थ्योरेटिकल मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ पूछा जा सकता है। फिर भी देख लेंगे पास्ट ईयर के क्वेश्चन में, अगर कोई अभी तक तो मुझे देखने को नहीं मिला, कोई देखने को मिला तो कर लेंगे यार सॉल्व, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। उसके बाद आता है बच्चे एक इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। कहता है जी टोटल नंबर ऑफ वर्कर ज्वाइनिंग इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट इज कॉल्ड असेशंस। तो ये असेशंस का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे फ्लेक्स मेथड का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देख लीजिए फटाफट से। फ्लेक्स मेथड क्या कहता है? नंबर ऑफ सेपरेशंस, कितने एम्प्लॉयज आपको छोड़कर चले गए, वो क्या होगा? सेपरेशंस। और नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स मतलब कितने नए आ गए। और नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग्स का मतलब क्या हुआ? आपने कितने बंदे और एडिशनल रखे हैं। तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? इसको जो ये चीज है ना बच्चे, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग, इसको बोलते हैं बच्चे असेशंस।
तो कहते हैं नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस में नंबर ऑफ एसेशंस डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द पीरियड इनटू 100, ये होता है फ्लेक्स मेथड। थ्योरेटिकली मैं फिर से कहूँगा बच्चे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ प्रैक्टिकली इस पे क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन दिया भी हुआ है, मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर आता है जी इक्विवेलेंट एम्प्लॉई टर्नओवर रेट। इक्विवेलेंट एम्प्लॉई टर्नओवर रेट का मतलब क्या हुआ? इक्विवेलेंट का मतलब क्या? इक्वल लेके आना, इक्वल बराबर करना। कैसे करेंगे बराबर? भाई मैं कहता हूँ कि मेरे 12% एम्प्लॉई एक मंथ में छोड़ के चले गए, तो एनुअली कितने छोड़ के जाएंगे? उसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट। भाई 12% पर मंथ मुझे छोड़ के चले जाते हैं, 12% पर मंथ छोड़ के चले जाते हैं, तो इसका मतलब क्या बच्चे? इसका मतलब इंटू 12 कर दो, ये एनुअल आ जाएगा। लेकिन मैं और इसको और आसान करता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल बन गया बिल्कुल ही। ये कहते हैं जी एम्प्लॉई टर्नओवर रेट फॉर द गिवन पीरियड। इक्विवेलेंट एम्प्लॉई रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चे? एम्प्लॉई टर्नओवर रेट फॉर द पीरियड। मैं कहता हूँ सर एक मंथ में 4% आपके एम्प्लॉई ऑन एन एवरेज छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, तो कहते हैं जी एनुअली बताओ मैं तो मैंने कहा जी ये 30 डेज है और साल में होते हैं 365 डेज, ठीक है, तो देख लो कितना आ जाएगा एनुअली। तो मैंने कहा सर 4 डिवाइड बाई 30 इंटू 365, इसका मतलब लगभग 48.67% ऑन एन एवरेज पूरे साल में एम्प्लॉई हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो ये एम्प्लॉय टर्नओवर रेट है बच्चे, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। मतलब ये क्यों जरूरी है? आपने एम्प्लॉय टर्नओवर रेट चेक किया बच्चे किसी शॉर्टर पीरियड के लिए और आपको रिजल्ट्स देने हैं एनुअल बेसिस पे, तो आप इस तरह से करके इस फॉर्मूले का यूज करके इक्विवेलेंट एनुअल रेट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है बच्चे, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द पीरियड, और कहते हैं नंबर ऑफ डेज इन दैट पीरियड। मतलब आपने सपोज वीकली टर्नओवर रेट निकाली है तो आप डिवाइड बाय 7 करो इंटू 365 कर दो। आपने मंथली निकाली है, आप डिवाइड बाय 12 करो इंटू 365 कर दो, सॉरी डिवाइड बाय 30 करो इंटू 365 कर दो। आपने क्वार्टरली रेट निकाल ली है, क्वार्टरली में 120 डेज होते हैं, इंटू 365 कर दो। तो वेरी सिंपल। इलस्ट्रेशन 14 देखिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से जो मैंने अभी बताया है। कहते हैं द अकाउंटेंट ऑफ वाई लिमिटेड हैज कंप्यूटेड एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द क्वार्टर। अब इसने क्वार्टर की बात कर ली, एंडेड 31 मार्च 2001 एज 10%, 5%, 3% रिस्पेक्टिवली। अच्छा, 3 मेथड हैं अंडर फ्लेक्स मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड एंड सेपरेशन मेथड रिस्पेक्टिवली। इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 30, that quarter is 30, find out the number of worker for that quarter, recruited and joined, left and discharged, equivalent employee turnover rate for the year। बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करिए एग्जाम में आ जाएंगे। जो स्टडी मेट के क्वेश्चन होते हैं बच्चे अच्छे होते हैं, वो आप ये मत समझिए कि वो इजी होते हैं या उसमें से नहीं पूछे जाते। आप 2018 के आसपास के जो पेपर देख लेना, आपको डेफिनेटली स्टडी मेट से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जब प्रैक्टिस मैनुअल इंस्टीट्यूट ने सब फर्स्ट टाइम रिलीज किया था बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल से उठकर डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। तो स्टडी मेट का आप कोई भी क्वेश्चन लाइट नहीं लेंगे, इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट बदल के आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। मैं कल ही देख रहा था बच्चे जीएसटी का, जीएसटी चैप्टर में जो इलस्ट्रेशंस दी हुई थी बच्चे, उस क्वेश्चन का हल्की सी स्टेटमेंट चेंज करके 8 मार्क्स में कंपलसरी क्वेश्चन दिया हुआ था। तो यार स्टडी मेट से आपको डेफिनेटली 30 to 40% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हल्के फुल्के चेंजेस के साथ। तो हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे। कहता है क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको निकालना है क्या, फाइंड आउट, रिक्वायरमेंट देख लो। कहता है नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर दैट क्वार्टर। कहता है उस क्वार्टर में, पर्टिकुलर क्वार्टर में कितने एम्प्लॉइज थे। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है 3 रेट बता रखी है, 10%, 5% और 3%। और क्या कहते हैं फ्लक्स, ये फ्लक्स में निकल के आई है, ये रिप्लेसमेंट में निकल के आई है और ये आई है सेपरेशन में। और कहते हैं जी आपके पास इफ द नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट में आती है रिप्लेस, तो ये कितनी आई थी आपके पास? कहते हैं जी ये आई थी हमारे पास कितने, 30। मतलब हमने कितनी रिप्लेसमेंट की, 30। तो रिप्लेसमेंट मेथड लगा लो ना यार, दिक्कत क्या है भाई। सबसे पहले तो हम वही चीज यूज करेंगे ना जिसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो हमने क्या किया,
हमने रिप्लेसमेंट मेथड लगाया। रिप्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला क्या था बच्चे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड और डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन 200, यही तो था। तो कहते जी रिप्लेसमेंट मेथड की आपकी क्या परसेंटेज है, 5%, मैंने लिख दिया 5%, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड है बच्चे 30 और डिवाइड बाय एवरेज, ये पता नहीं, इन 200। तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमारे पास आ जाएंगे इस मेथड से, आ जाएंगे सर, कैसे आएंगे, ये इस तरह से आ जाएंगे बच्चे, आपके पास आ जाएंगे एवरेज आपके पास एवरेज 600 एम्प्लॉइज आ गए बच्चे। एवरेज आए ना, तो ओपनिंग पता ना क्लोजिंग पता, कोई बात नहीं, एवरेज आ गए ना, कोई बात नहीं। अब एक फॉर्मूला और लगा लो। अब फॉर्मूला कौन सा लगा लो, चाहे फ्लक्स का लगा लो, चाहे सेपरेशन का लगा लो, ठीक है। आप मतलब सबसे पहले मतलब मेन है यार, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट उस इन्फॉर्मेशन से करना है बच्चे जिसके बारे में कोई ना कोई हमें इन्फॉर्मेशन दी गई हो। हमें सिंपली बताया गया था कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्कर रिप्लेस्ड, तो रिप्लेस किस में होते हैं, रिप्लेसमेंट मेथड में होते हैं। तो हमें पता चल गया 30 है, तो हमने सबसे पहले इसी का फॉर्मूला लगाया और एवरेज एम्प्लॉइज को काउंट कर लिया। उसके बाद क्या होगा बच्चे, उसके बाद आप क्या करोगे, नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइन कैसे होंगे। तो रिक्रूटेड और ज्वाइन में आप सबसे कौन से फॉर्मूले में पूछा जाता है कि कितने रिक्रूट हुए कितने ज्वाइन हुए, फ्लक्स में ही पूछा जाता है। बाकी में सेपरेशन तो सेपरेशन की बात करेगा और जो आपका रिप्लेसमेंट है वो रिप्लेसमेंट की बातें करेगा। दोनों बातें कौन करता है, फ्लक्स करता है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला लगाइए आप। फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा, फ्लक्स की रेशियो क्या आई थी 10%। 10% को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 10/100 इज इक्वल टू, ये क्या कहता है, कहता है जी नंबर ऑफ सेपरेशंस। नंबर ऑफ सेपरेशंस कितनी है, पता नहीं सर कितनी है। नंबर ऑफ सेपरेशंस आपको पता चली, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स पता थी, सेपरेशंस कितनी है। रिप्लेसमेंट और सेपरेशन में फर्क है, रिप्लेसमेंट जो आप रिप्लेस कर रहे हो, सेपरेशंस जो खुद छोड़ के चले गए हैं। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट और सेपरेशंस में फर्क था बच्चे, आपको मिल नहीं रहा। तो ठीक है, नंबर ऑफ सेपरेशंस हमें नहीं पता, प्लस में नंबर ऑफ असेशंस। असेशंस का मतलब क्या बच्चे, न्यू अपॉइंटीज प्लस में रिप्लेसमेंट्स। तो ये तो दोनों ही चीजें आपको नहीं पता। तो इसका मतलब सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लो यार, जगह कम है यहाँ पे। तो कहता है जी सबसे पहले आप कैलकुलेट क्या करोगे। अब इन्होंने कोशिश की, कहता है जी 18, अब इसके ऊपर स्टार लगाया इन्होंने। स्टार का मतलब क्या बच्चे, इसकी कैलकुलेशन भी है। कैसे, कहते हैं जी नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल। तो मैंने बताया था ना, अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, जब भी आपके पास एवरेज एम्प्लॉय आ जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास 3 रेशियोज थी, ये रेशियो आपने कैलकुलेट करके देख ली। तो अब आप सेपरेशंस लगा के देख लो। सेपरेशन लगा के देखोगे आपका रेशियो कितनी है, 3%। नंबर ऑफ सेपरेशंस पता नहीं सर, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय है 600, यही है ना, इन 200, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करोगे, अब जब आप इस x को कैलकुलेट करोगे तो ये s कितना आ जाएगा आपका, देख लो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे 18 आपका। ठीक है, सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन वगैरह करोगे ना, ये 18 आ जाएगा, सिंपली दिख रहा है 6 × 3 18। ठीक है, तो ये क्या आ गया बच्चे, ये आ गया 18। सेपरेशंस कितनी आ गई आपकी 18। हाँ तो बस ठीक है, अब फॉर्मूला लगा लो। अब क्या था, फ्लक्स क्या कहता था जी 10% इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशंस, हमारे पास 18 आ चुकी है, प्लस में एसेशंस। एसेशंस का मतलब क्या, कितनी रिप्लेसमेंट और प्लस में कितने न्यू अपॉइंटीज है, डिवाइड बाय एवरेज, कितना एवरेज भी है सर हमारे पास 600। और अब इसको सोल्व करके देख लो कितना आ जाएगा, ये 6000 6000 42, ये मल्टीप्लाई करोगे 6000 डिवाइड बाय 100 60, और ये 18 साइड आ जाएगा। तो ये एसेशंस कितनी आ गए बच्चे, 42 आ गई। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूछ लो यार, कभी अपने क्या क्या किया और करना क्या है। कहता है जी रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट। रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट ये क्या है, नंबर ऑफ एसेशंस ये आ गया आपका 42। लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, लेफ्ट सेपरेटेड कितने थे, 18 थे।
इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, बस ये निकाल दी है, ये निकाल देते हैं। अब मतलब हमारी दो इन्फॉर्मेशन पूरी हो चुकी है, थर्ड कैलकुलेट करनी है, अभी कैलकुलेट कर देते हैं। तो सबसे पहली बात बच्चे, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो मतलब क्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड, अलग अलग मेथड थे वो आपको कैलकुलेट करके दी हुई थी। अब आपको क्या निकालनी है, अब आपको निकालनी है इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। तो जो आपको 10% दी हुई थी बच्चे, वो तो एक क्वार्टर के लिए दी हुई थी, और आपके साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 होते हैं। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फ्लक्स द लेबर टर्नओवर रेट इज इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट इज 40%। जब आप रिप्लेसमेंट की बात कर रहे थे तो वो कितनी थी बच्चे, 5%, लेकिन वो तो एक क्वार्टर की थी, तो 4 क्वार्टर की कितनी होगी, 20%। इसी तरह से सेपरेशन मेथड में 3% थी, वो एक क्वार्टर की थी, 4 क्वार्टर की कितनी होगी बच्चे, 12%। ये था बच्चे आपका क्या, एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर रेट, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। ये इंपॉर्टेंट भी है, करके देख लेना इसे। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे स्टडी मैट के क्वेश्चन भी यार ये लिखूंगी इंपॉर्टेंट है, तो मतलब अपने आप में एक एक्सेप्शन है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। स्टडी मैट का कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंपॉर्टेंट ना हो। फिर कहता है जी कॉजेज ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, क्या कारण होते हैं, कई कारण हो सकते हैं। पर्सनल हो सकते हैं, अनअवॉइडेबल हो सकते हैं, या अवॉइडेबल हो सकते हैं। पर्सनल रीजन क्या होते हैं बच्चे, जुबान भी फिसल रही है यार, प्यास लग गई मुझे। पर्सनल रीजन क्या होते हैं बच्चे, पर्सनल रीजन कुछ भी हो सकते हैं। आपकी वाइफ वर्किंग है, उसकी जॉब, उसकी पोस्टिंग कहीं और आ गई तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। करंट आपकी फैमिली शिफ्ट हो रही है कहीं और, आपको छोड़नी पड़ेगी जॉब। कोई भी रीजन हो सकता है यार, ठीक है। मान लो आप कोई फीमेल वर्कर हो, आपकी शादी हो गई तो आपको करंट जॉब छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा, तो पर्सनल रीजन है। तो पर्सनल रीजन का कोई मतलब कुछ कह नहीं सकते बच्चे, कोई रीजन हो सकता है। बेटरमेंट हो सकता है, हमें अच्छी जॉब मिल रही है, हम छोड़ गए, चले गए। भैया कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है और उसकी इच्छा थी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तो ठीक है वो चला जाएगा गवर्नमेंट जॉब करने के लिए। तो पर्सनल रीजन क्या हो सकते हैं बच्चे, चेंज ऑफ जॉब फॉर बेटरमेंट के लिए हो सकता है, परमानेंट रिटायरमेंट हो जाती है, या फिर डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो सकती है, अभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप किसी नई जगह पे जा रहे हो, या फिर डिसकंटेंट ओवर द जॉब एंड वर्किंग एनवायरनमेंट, आपको एनवायरनमेंट ही ठीक नहीं लग रहा। मैंने अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन की थी बच्चे, अंडर क्वालिफाइड था उस टाइम में। तो मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता था, प्लाईवुड की कंपनी थी। वहाँ के ओनर्स बहुत अच्छे थे, जो वहाँ की मतलब ओनर्स थे, उनके इवन फादर जो थे वो बेसिकली एक फैक्ट्री थी बच्चे, कंपनी लिस्टेड कंपनी टाइप की नहीं थी, वो एक फैक्ट्री टाइप की थी। तो उसमें बेसिकली कोई इतना ज़्यादा काम भी नहीं होता था, बस उनको एक मैनेजर टाइप का बंदा चाहिए था। तो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो क्या बच्चे की, वहाँ पर सब कुछ ठीक था, मालिक ठीक थे, मालिक के फादर थे बहुत अच्छे थे यार, अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे मुझे। लेकिन हुआ क्या, वो जाके वहाँ मैनेजर वगैरह थे, वो सारा दिन मतलब वहाँ पे क्या था, लेबर का एनवायरनमेंट था, तो उन लेबर के साथ बड़ा यार गाली गलौज करके बोलते थे। मुझे अच्छा नहीं लगता था यार, वो उनको गालियाँ देते हैं, जो लेबर क्लास हैं बेचारे गरीब लोग होते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं कई बार कहता भी था, मैं सर आप इनको गालियाँ मत दिया करो। वो कहते हैं यार अमित ऐसे काम नहीं करेंगे। मैंने कहा कर लेंगे सर, आप गालियाँ मत दिया करो इनको। तो कई बार वो जो सेल्स मैनेजर्स का उनके साथ झगड़ पड़ते थे। मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मुझे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता था बच्चे। होता क्या था कि वो सभी आपस में झगड़ा करते रहते थे, मुझे वो सब मतलब इतना हेल्थी एनवायरनमेंट नहीं लगता था, तो मैंने वो जॉब स्किप की इसी रीजन से। तो कई बार एनवायरनमेंट की वजह से भी हम जॉब छोड़ देते हैं। तो वैसे आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट खराब होता है, आपको अच्छा नहीं लगता, आप जॉब स्किप कर जाते हो। उसके बाद आता है बच्चे आपका अनअवॉइडेबल कॉजेज। अनअवॉइडेबल कॉजेज क्या होता है, सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस। मेरे एक कजिन है मेरा, उनकी दिल्ली में फाइबर शीट्स की फैक्ट्री है बच्चे। अब उनका जो सीजन है वो जो अप्रैल टू जुलाई है, उस ड्यूरेशन में उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन उस ड्यूरेशन में एम्प्लॉयज़ की मारामारी रहती है, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ मिलते नहीं, तो उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो 10 दिन काम करते हैं फिर भाग जाते हैं। तो वो रीज़न भी है कि सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस है। फिर कहते हैं स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, स्लैक मार्केट, चेंज इन द प्लांट लोकेशन, डिजेबिलिटी, ये अनअवॉइडेबल रीजंस है। डिजेबिलिटी, मेकिंग ए वर्कर अनफिट फॉर वर्क, और डिसिप्लिनरी मेजर्स, कुछ भी हो सकता है, अनअवॉइडेबल रीजंस है, सिंपल से पढ़ने वाली बातें हैं। उसके बाद कहते हैं जी अवॉइडेबल कॉजेज क्या होते हैं, डिससेटिस्फैक्शन विद जॉब। अगर आपकी डिससेटिस्फैक्शन है तो वो दूर की जा सकती है यार, मोटिवेट करो अपने एम्प्लॉयज को। स्ट्रेन रिलेशनशिप विद मैनेजमेंट, सुपरवाइजर्स और फिलो मेंबर्स। कई बार क्या होता है, हमारी किसी अपने फिलो मेंबर से लग जाती है। आपके ऑफिस में देख लेना यार,
आप अभी तो आर्टिकल हो, फिर भी आपको कोई ना कोई पर्सन है ना आपकी फर्म में ऐसा जरूर होता है जो यार आपको अवॉइड करता है। आप कहते हो यार बस ये निकल जाए मैं खुश हूँ। तो कई बार क्या होता है कि किसी को वर्कर के साथ, अपने सीनियर के साथ, अपने जूनियर के साथ आपकी किसी बात पे लग जाती है और आप सोचते हो यार ये मेरे को है ना परेशान कर रहा है, गलत आदमी है, या फिर आप या तो आप खुद जॉब छोड़ोगे या सोचते हो कि ये जॉब छोड़ दे। मतलब वही बात है, भगवान या तो इसको उठा ले या मुझे उठा ले, इस तरह की बातें आपके मन में आती है। फिर आता है बच्चे लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज, प्रमोशनल एवेन्यूज। आप कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे अपने एम्प्लॉयज़ को, कोई प्रमोशन नहीं है, तो उसमें भी एक ये अवॉइडेबल हो जाएगी, आपका एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा। लैक ऑफ रिक्रिएशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज, हाँ तो हो जाता है सर। लो वेज और अलाउंस, आपको सैलरी कम मिल रही है तो आप छोड़ के जा सकते हैं। तो ये सिंपल सी बातें थी सर, कॉजेज थे, कारण पूछ रहा था। उसके बाद आते हैं इफेक्ट क्या होता है लेबर टर्नओवर का। इफेक्ट तो बहुत बुरे होते हैं बच्चे। इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट होगा बच्चे आपका प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिस्टर्ब होगी, आपको नए एम्प्लॉयज रिक्रूट करने में मेहनत करनी पड़ेगी, न्यू वर्कर एफिशिएंसी हमेशा नए वर्कर की कम होगी, प्रोडक्टिविटी ऑफ न्यू बट एक्सपीरियंस्ड वर्कर इज लो इन द बिगिनिंग, देयर इज इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग पर ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, न्यू वर्कर कोज इंक्रीज ब्रेकेज ऑफ टूल्स, नया वर्कर है बच्चे आपके टूल्स को तोड़ देगा, मशीन को ठीक ठाक से यूज नहीं करेगा, आपकी मशीन को ज्यादा डेप्रिशिएट कर देगा, कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग इंक्रीजेज, रिक्रूटमेंट की भी कॉस्ट होती है वो भी बढ़ जाती है हमारी। तो इस तरह कहते हैं जी इफेक्ट है लेबर टर्नओवर के। फिर कहते हैं कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, टू टाइप ऑफ कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद एम्प्लॉय टर्नओवर। एक तो होती है प्रिवेंटिव कॉस्ट और एक होती है बच्चे रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो प्रिवेंटिव कॉस्ट क्या होती है पढ़ लेते हैं फटाफट से। कहते हैं द कॉस्ट इनकर्ड टू प्रिवेंट एम्प्लॉयज टर्नओवर और कीप इट एज लो एज पॉसिबल, कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ एम्प्लॉयज टर्नओवर इंक्लूड द फॉलोइंग, कॉस्ट ऑफ मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय। प्रिवेंटिव का मतलब भी आपका एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए, उसके लिए आप कोई कॉस्ट कर रहे हो तो वो प्रिवेंटिव हो जाएगी। तो कहते हैं कौन कौन से हो सकते हैं? कहते हैं जिनको मेडिकल बेनिफिट दे दो, जो मेडिकल बेनिफिट दिए हैं आपने उसकी जो कॉस्ट है वो प्रिवेंटिव कॉस्ट में आ जाएगा। कॉस्ट इनकर्ड ऑन एम्प्लॉयज वेलफेयर लाइक पेंशन, कॉस्ट ऑन बेनिफिट विद एन ऑब्जेक्टिव टू रिटेन एम्प्लॉयज, कोई भी कॉस्ट जो आप एम्प्लॉय को रिटेन करने के पर्पज से करते हो प्रिवेंटिव कॉस्ट है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या बच्चे? जब एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है तो उसके लिए जो आपको कॉस्ट करनी पड़ती है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है। इलस्ट्रेशन 15 आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, फटाफट से देख लीजिए, बिल्कुल इजी है, कोई इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं। द मैनेजमेंट ऑफ PR Limited is worried about their increasing employee turnover in the factory and before analyzing the causes and taking remedies step, it want to have an idea on the profit foregone as a result of employee turnover in the last year। मुद्दा क्या है बच्चे? वो चाहते हैं कि फैक्ट्री को कितना नुकसान हुआ है एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से, कितना प्रॉफिट उन्होंने खोया है, बस उसकी एक बार जानकारी चाहते हैं। प्रॉफिट फोरगोन, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट फोरगोन। लास्ट ईयर सेल अमाउंटेड टू रुपीज दिस वन एंड PV रेशो इज 20%। ये नया कंसेप्ट है क्या PV रेशो? इसको बोलते हैं बच्चे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, सेल्स पे कैलकुलेट होता है ये। द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड बाय द डायरेक्ट एम्प्लॉई वर्कफोर्स वाज 4.4 लाख वर्कड है बच्चे। As a result of the delay by the personnel department filling vacancies due to employee turnover, 1 lakh potential productive hours were lost। 1 लाख का अपने hours का नुकसान कर दिया है। The actual direct labor hours included 30,000 are attributed to training new recruits, इसका भी नुकसान हो गया। Out of which half of the hour were unproductive। इसका मतलब 30,000 में से 15,000 आपके unproductive है, 15,000 का लगभग आपने काम कर लिया। The cost incurred consequent to employees turnover related on analysis of the following। कहते हैं जी सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग, इतनी तो आपको सेटलमेंट कॉस्ट देनी पड़ी है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और ट्रेनिंग कॉस्ट आपको इतनी बियर करनी पड़ी है। एज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस्ट एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर कुड हैव बीन सोल्ड एट प्रिवेलिंग प्राइजेस, फाइंड द प्रॉफिट फॉरगोन लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। कहता जी आप मान के चलो कि पीछे वाला जो हमारा सेल प्राइस है वही सेल प्राइस अगर हम माने तो हमें कितना लॉस हुआ है। तो यार इसमें सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपके इफेक्टिव आवर्स कितने हैं? 4.4 लाख, 4,45,000 इफेक्टिव आवर्स थे, लेकिन कहता है जी 15 आवर्स हमने इसकी ट्रेनिंग पे बिता दिए हैं, तो इसका मतलब 4,30,000 आवर्स आपके इफेक्टिव आवर्स होने चाहिए। ये लिख रखा है ना 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग ऑफ न्यू रिक्रूट्स, और इसमें क्या हुआ हाफ आवर वर अनप्रोडक्टिव, तो इसका मतलब हाफ प्रोडक्टिव थे।
तो मैंने 4,45,000 में से 15,000 करके 4,30,000 आपके प्रोडक्टिव आवर्स आपके पास अवेलेबल थे। उसके बाद ये कहते हैं जी लास्ट ईयर की सेल्स बता रखी है इसने, इतनी है, प्रॉफिट था हमारा 20%, और ये आपकी कॉस्ट क्या हुई है बच्चे, ये आपकी रिप्लेसमेंट के कारण कॉस्ट हुई है। तो बस कहता है प्रॉफिट बता दो, चलो फटाफट से देख लो। तो सबसे पहले तो आपने प्रोडक्टिव क्या निकाले बच्चे, इफेक्टिवली एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स निकाले। अब इस एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स में से आपने 1,00,000 आवर्स का नुकसान कर दिया एचआर डिपार्टमेंट, क्योंकि उन्होंने टाइम पे रिक्रूट्स नहीं फिल करे, नए बंदे नहीं दिए हमें, तो प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो उसकी वजह से हमारे 1,00,000 प्रोडक्टिव आवर्स का नुकसान हुआ है। हमारी कॉस्ट हमारी लास्ट ईयर की सेल कितनी थी बच्चे, हमारी लास्ट ईयर की सेल थी 83,03,300, ये हमारी लास्ट ईयर की सेल थी बच्चे। और ये कितने प्रोडक्टिव आवर्स की थी बच्चे, ये 4,30,000 आवर्स की थी, और इस साल हमने 1,00,000 आवर्स का नुकसान किया। तो इसका मतलब हमने बेसिकली 19,31,000 की सेल्स का नुकसान हुआ। ये सेल्स थी हमारी, इतनी सेल्स का नुकसान हो गया। पीवी रेशियो क्या होती है, पीवी रेशियो मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम, मतलब हम सेल्स पर कितना कंट्रीब्यूशन कमाते हैं, हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो कहते हैं जी 19,31,000 पे आप 20% प्रॉफिट कमा रहे थे, तो इसका मतलब आपने 19,31,000 का 20% प्रॉफिट फोरगोन कर दिया। इसका मतलब आपने 3,86,200 रुपये का नुकसान कर दिया, सिर्फ और सिर्फ सेल्स फोरगोन का। समझ में आई बात। आपको लास्ट ईयर 4,45,000 आवर्स थे आपके पास, उसमें से अनप्रोडक्टिव थे 15,000, इसका मतलब 4,30,000 आपके क्या थे, प्रोडक्टिव आवर्स थे। आपकी लास्ट ईयर की सेल्स इतनी थी बच्चे, और इतने आवर्स थे आपके पास। तो इसका मतलब अगर आपने 1,00,000 आवर्स का नुकसान किया है, तो अल्टीमेटली आपने इतनी सेल्स का नुकसान किया है, और अगर आपने इतनी सेल्स का नुकसान किया है तो इसका 20% आपने प्रॉफिट का नुकसान किया है अपने, इतना प्रॉफिट आपका चला गया। लेकिन क्या ये चला गया, नहीं, नए बंदे आए हैं, उनकी कॉस्ट भी तो चली गई ना। इसका मतलब नॉट ओनली 3,86,200, आपको जो वो 4 कॉस्ट मैंने बताई थी, सेटलमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, वो कॉस्ट भी आपकी एक्स्ट्रा में आपको पेमेंट करनी पड़े। अल्टीमेटली आपका 5,00,000 रुपीज़ का नुकसान हुआ है बच्चे। तो देखिए, एक नए एम्प्लॉयज़ को अगर हम साल में अगर टर्नओवर होती है, बार बार अगर एम्प्लॉयज़ हमारे छोड़कर हमें चले जाते हैं, तो इतना हमें नुकसान हो जाता है बच्चे। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था यार, कोई मुश्किल था नहीं इसके अंदर। ये क्वेश्चन चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, इसमें कुछ फॉर्मूलेज नहीं दिए गए, जो कि मैं अब आपके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब कवर करूंगा, डिस्कस करूंगा, तब हम उन सब फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। कुछ बहुत सारे है बच्चे जो आपकी इस बुक में नहीं दिए हुए, उन फॉर्मूलाज को भी हम कवर करेंगे। कंसेप्चुअली ये चैप्टर अब स्टडी मैट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कंप्लीट है। हम आगे की 4 से 5 क्लास सिर्फ क्वेश्चंस कवर करेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिफरेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चे, मैंने इस चैप्टर को सिर्फ स्टडी मैट से अभी तक करवाने का मकसद ही एक है कि अब मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा, आप देखना कि आप स्टडी मैट से क्या तैयारी करते हो और इंस्टीट्यूट आपसे क्या पूछता है। ठीक है, आपको एक रिमोट वाली कार बनाने का फॉर्मूला सिखाया जाता है और आपसे एग्जाम में रॉकेट बनवाया जाता है, वो वाली बात है बच्चे। तो आप एग्जाम के क्वेश्चन देखना, मुश्किल नहीं है, कंसेप्चुअली है। आप सारे कंसेप्ट को फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे वहाँ पर। अपने कंसेप्ट यहाँ पे इस चैप्टर के इतने कंप्लीट हुए। आज जो इस चैप्टर जहाँ से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो फाइल मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर आज अपलोड कर रहा हूँ। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे प्रिंट कर लीजिएगा। और वो फाइल बच्चे मेरी नहीं है, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, वो फाइल मेरी नहीं है, मुझे नेट पर मिली थी। एक कंपाइलेशन है क्वेश्चंस का, बहुत अच्छा कंपाइलेशन किया हुआ है बच्चे। जिसने भी किया है उसमें अपना नाम नहीं लिखा, वरना मैं उसको क्रेडिट भी देता अपने वीडियो में। बहुत अच्छी कंपाइलेशन है, उसकी खुद की भी नहीं है, कहीं से उसने अलग अलग सोर्सेज से कंपाइल किए हुए हैं। 40-50 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे हैं। तो मैं उसके ऊपर मेहनत नहीं कर रहा इस बार, अदरवाइज तो मैं खुद क्वेश्चन कंपाइल कर रहा था, लेकिन मुझे एक अच्छा कंपाइलर मिल गया है, तो मैं उसमें से सभी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके अलावा कुछ जो नए क्वेश्चंस हैं जो उसने भी कवर नहीं किए, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।